कैमरा एक्शन। फिल्म जगत के जाने माने गीतकार राजशेखर की फिल्म यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है और इस यात्रा से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां राज सुना रहे हैं आपके इस दोस्त यूनुस खान के साथ बातचीत में। आज सुनिए दूसरा भाग। एक गीतकार की रही है बहुत दिनों में उन्होंने अपनी अलग पहचान आप अक्सर गुनगुनाते हैं। नए जमाने के बड़ी सुहाने गाने गीतकार राज। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं जाने माने गीतकार राजशेखर। राज, बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि रेडियो से तो एक अच्छा खासा पुराना नाता रहा है आपका। अभी हमारी बातचीत में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे कितने महान लोग इस स्टूडियो में आ चुके हैं, जिनको हम हमेशा से सुनते रहे, जिनको पढ़ते रहे, जिनको देखते रहे, जिनके बारे में सोच के बहुत कुछ सीखा। आज उसी स्टूडियो में मैं हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। राज, दोस्तों के कहने पर आप मुंबई आ गए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ जब आए तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। रहने का इंतजाम कैसे हुआ? रहने का इंतजाम ये था कि गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी के पास नागरी निवारण परिषद एनएनपी में हमारे 3 दोस्त एक 1 रूम किचन में रहते थे। हमारी भी दरी बिछ गई वहाँ पे। 2500 किराया था कमरे का, जिसमें कि 625 सब देते थे। यहाँ पे आया, फिर कुछ दिनों के बाद एक काम किया मैंने। एक फिल्म में मैं लास्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह लगा। फिल्म का नाम था होम डिलीवरी। सुजय घोष की फिल्म थी, सुजय दा, और उसपे मैं लास्ट असिस्टेंट की तरह लगा। और मैं झूठ बोल के लगा था कि मैंने बहुत काम किया हुआ है पहले, और मैंने कुछ काम नहीं किया था, क्योंकि अब वो हालत थी कि कई महीने हो गए थे और मैं एकदम पागल हुआ जा रहा था कि क्या करूं अब यहाँ पे, कुछ करने को है नहीं। और उनके जो असिस्टेंट थे रजत नागपाल, तो उन्होंने इंटरव्यू किया कि क्या क्या, तो मैंने कहा कुछ किया। मैंने कहा बहुत किया है, मैं पहले न्यूज चैनल में था भी सही में, पर फिल्म का कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा क्लैप कर लोगे? मैंने कहा क्लैप कर लूंगा। पहले दिन की शूटिंग बमन ईरानी जी के साथ का सीन है। उस समय में क्लैप में चौक से लिखते थे। बिल्कुल। तो चौक से जब आप दबा के लिखते हैं तो चौक का एक हिस्सा उसमें चिपका रह जाता है। तो जैसे ही मैंने बोला कि जो भी सीन 15 शॉट 1 टेक 1, और बहुत जोर से मारा ठाक, बमन जी के चेहरे पे पूरा वो चौक उड़ गया और धूल की तरह भी उड़ा और एक ऐसे जाके लगा भी। बाकी किसी को पता नहीं चला। जब शॉट खत्म हुआ, मैं डर से हालत खराब, मुझे लगा कि अब तो ये जॉब से निकाला जाऊंगा। तो बमन जी ने बहुत प्यार से बोला कि फर्स्ट जॉब। मैंने कहा जी सर। बोला कोई घबराने की बात नहीं है। क्या होता है, कोई एक्टर ना अपने मन में सोच रहा होता है चीजों के बारे में, आप अगर इतने जोर से मारेंगे ना तो उसका ध्यान भटक जाता है। धीरे से मारिए, कोई बात, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और मुझे इतना अच्छा लगा वो सुन के। खैर वो फिल्म पूरी की, उसके बाद मुझे यहाँ पे फिर काम नहीं था कुछ, और मुझे बॉम्बे अच्छा भी नहीं लग रहा था ऑनेस्टली। मुझे खाने पीने की बहुत दिक्कतें हो रही थी, सब कुछ। तो मैं चला गया छोड़ के। मैं दिल्ली में फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में मैं लिखने लगा। फिर 2008 में हमारे गांव में बहुत बाढ़ आई, बहुत खतरनाक बाढ़। तो वहां से फिर मुझे लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए। बहुत दिनों तक इसी तरह से चल रहा है, ये वो, जितने पैसे मिले उतने में ये कर लो। तो फिर मैं फाइनली बॉम्बे आया 2008 में, ये सोच के कि अब मैं मुंबई जो करूंगा यही करूंगा। तब भी वही कमरा था तब तक। फिर मेरे आने के बाद हम लोगों ने घर वर बदला थोड़ा, और तब 2009 में हिमांशु तनवीर मनु लिख चुका था और आनंद जी उसकी कोशिश में लगे हुए थे कि कोई प्रोड्यूसर मिले, एक्टर मिले, वो एक्टर मिले। और मैंने आनंद जी को ज्वाइन कर लिया था, आनंद एल राय को। वहां तक पहुंचे कैसे आप? हिमांशु आनंद जी के साथ, आनंद जी पहले टेलीविजन डायरेक्ट करते थे, बिल्कुल, सीरियल्स बनाते थे। एक सेट पर हिमांशु और आनंद जी की मुलाकात हुई। तो इसी तरह बातों बातों में पता चला कि हिमांशु शर्मा जो कि राइटर है, वो कुछ कहानियों पे काम कर रहा है अपने। तो इस तरीके से वो आनंद जी से मिला। और फिर क्योंकि हिमांशु और मैं कॉलेज में दोस्त थे और हम लोग साथ ही रह रहे थे, तो मैं मिला आनंद जी से। इस तरीके से हमने एक बार घर पे न्योता दिया था सबको, तो बहुत अच्छा खाना बनाया था मैंने। सबने कहा अरे वाह यार बहुत है। फिर उसी में महफिल बैठी, सबने कहा कुछ सुनाओ, तो कुछ मैंने कविताएं सुनाई अपनी। तो फिर बात आई गई हो गई। फिर मैं उनको बतौर असिस्टेंट ज्वाइन किया, और तब तक कोई भी योजना नहीं थी कि मैं किसी फिल्म में गाने लिखूंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा। मैं सोचता था कि डायरेक्ट करूंगा बाद में, क्योंकि थिएटर के दिनों में मैं डायरेक्ट करता था। फिर एक बार इसी तरीके से उन्होंने कहा कि यार राज, तुम भी तो कविताएं लिखते हो। मैंने कहा हाँ। बोला यार मुझे ना कई सारे नए म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं मिलने के लिए मुझसे, मैं ना उनको हर किसी
को वही ब्रीफ बोलूं मैं 3 लोगों को 4 लोगों को हर गाने का। इससे अच्छा है कि तू समझ ले कि तू अभी गाना मत लिख, तू ब्रीफ जैसा लिख दे। ओके। हर गाने का तो ऐसा करके एक मोटा माटी ब्रीफ जैसा लिख दे। थोड़ा पोइटिक तू लिखेगा, थोड़ा पोइटिक होगा, वो लिख दे ऐसे। या तो डमी लिरिक्स समझ ले तू, वो लिख दे। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं बहुत बुरा असिस्टेंट डायरेक्टर था। सुजेदा की फिल्म पे भी बहुत बार गालियां पड़ी थी। मैं भूल जाता हूँ चीजें, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह आप ये नहीं कर सकते। आपको बहुत सारा याद रखना पड़ता है। तो मुझे लगा कि यार ये काम अगर मैं करता हूँ, चाहे डमी ही है, जिसमें गालियां पड़ेंगी भी तो बंद कमरे में पड़ेंगी, उसमें तो सब सेट में 150-200 लोगों के सामने आपको गालियां पड़ती। तो मैंने कहा चलो करते हैं ये। तो मुझे याद है उसी बार के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने मुझे कहा था कि इस सिचुएशन पे गाना लिखो। तो मैं चुप रहा। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं किसी दूसरे और सिचुएशन के लिए सोच रहा था। बोला आज ही बताया तुमको, आज भी तुम सोचने भी लगे कि तुम उस सिचुएशन पे। बोला कौन सा? मैंने कहा मैं वहाँ के बारे में सोचा जहाँ पे दोनों अलग होते हैं। कहते सुन एक काम कर, पहले ये लिख तुम, ठीक है? ये लिख ले। 1-2 म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं दे के उनको अभी छुट्टी करता हूँ, ठीक है? टालने के लिए है ये बेसिकली। लिरिसिस्ट लाएंगे, देखते हैं जावेद साहब, गुलजार साहब या अरशद भाई में से कोई लिखेंगे, और कोई म्यूजिक डायरेक्टर भी लाएंगे। तब तक के लिए ये काम तू कर दे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं जब लिख रहा था तो वहां से हम लोग बस पकड़ते थे। पहले गोरेगांव वेस्ट जाते थे, गोरेगांव वेस्ट से हम लोग क्रॉस करते थे, ईस्ट जाते थे, और ईस्ट जाके फिर हम लोग बस पकड़ के घर जाते थे। उस दिन मैंने हिमांशु कहा, हिमांशु आज ऑटो लेते हैं यार। पागल हो गया, इतना महंगा। मैंने कहा यार आज ना मैं राइटर हूँ, चाहे डमी ही हो, मैं राइटर हूँ, मुझे आज राइटर वाली सहूलत चाहिए। मैं आज ऑटो से जाऊंगा। अब वो राइटर है फिल्म का। मैं उसको कह रहा हूँ, मैंने कहा एक चीज और। कहता हाँ बोल। मुझे बीच में टोकना मत। अरे बाप रे इतना फिल्मी मेरे पास तो पैसे थे नहीं, हिमांशु के पास थे पैसे, बेचारा वो खर्चा भी उठाया। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने भाई ने ऑटो लिया, हम लोग ऑटो से जाते और पहुंचे घर पहुंच के मैंने सच बात बता रहा हूँ एकदम, एक कॉपी उठाई। उसमें मैं एक पेज पे इधर कुछ लिखता था और फिर दूसरे पेज पे इधर कुछ लिखता था। एक तरफ मैं लिख रहा था रंगरेज मेरे, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा था मन्नू भैया का करिए। एक साथ दोनों गाना लिखा। ये कैसे हो रहा था? पता नहीं, जब आ रहा था ऑटो में तो चीजें आ रही थी, तो कुछ दिमाग में पक रहा था। कुछ इधर की बातें थी जो आनंद जी चाहते थे कि मैं ट्रेन वाला गाना लिखूं, जो शुरुआती गाना है मन्नू भैया, और मेरे मन में था कि वहाँ जहाँ पे अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वहाँ के लिए गाना लिखूं। तो कुछ इसकी चीजें आती थी, कुछ उधर से चीजें आती थी। रंगरेज में तो मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो बहुत गुलाम फरीद, खुसरो, इनकी खुरचन जो है कहीं न कहीं, जो कि मेरे मन में बसी यूनिवर्सिटी के दिनों से, जायसी कहीं न कहीं वो है उसमें। पर मन्नू भैया में मुझे कुछ वो थोड़ा अलग सा ही था। तो इस तरीके से वो दोनों कॉपी में लिखा, और 85% वही है जो कि कॉपी में लिखा था, वही आप आज सुन रहे हैं, वही है। अब जो पहला गाना है, जैसे अगर गाने के बारे में बात करूं, मन्नू भैया जहाँ पे आता है, वो बहुत पेचीदा मामला है। वहाँ पे क्या पेचीदा है मामला? एक लड़का है जो कि लंदन से आता है, कानपुर में एक लड़की को पसंद कर लेता है। लड़की सो रही, लड़की की रजामंदी नहीं है उस शादी को लेके, क्योंकि लड़की सो रही है और लड़के ने कह दी कि हाँ हमें लड़की पसंद है। दोनों के परिवार कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग चलते हैं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी में हम लोग चल के इनका रोका कर लेते हैं। अब यहाँ से लेके वैष्णो देवी पहुँचने तक के बीच में उनको टाइम काटने के लिए गाना चाहिए। दरअसल वो टाइम लैप्स का गाना है। बिल्कुल। पर उस टाइम लैप्स पे मुझे लगा कि क्यों नहीं इसमें कुछ और किया जाए जिससे कि हम ड्रामा बढ़ा सकते हैं। अब लड़का जो है वो इतना शर्मीला है, मन्नू शर्मा जो आर माधवन प्ले करते हैं, वो इतना शर्मीला है कि वो तो गाना गाएगा नहीं कि अरे वाह मेरी शादी है तुम लोग नाचो। दूसरी बंदी से ट्रेन में दोनों की फैमिली जा रही है। लड़की जो है वो तो तब सोई हुई थी, उसको तो आधे रास्ते में पता चल रहा है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, और वो शादी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, वो कहीं और करना चाहती है। तो आपके जो मुख्य 2 किरदार है वो तो गाएंगे नहीं, वो गाना नहीं गा रहे, वो गाना नहीं गा सकते। अब कौन गाएगा? जो आजू बाजू के लोग हैं। उनके गाने में यही बात हो सकती है कि भाई क्या हम देखते हैं एक सपने की बात, तुम लोग कितने खुश रहोगे, क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा। तो मैंने हिमांशु कहा कि हिमांशु इस गाने से पहले मुझे एक लाइन दे सकता है क्या डायलॉग में? कहता है क्या? तो वो कहता है कि वो जब ट्रेन में बैठती है ना तो एक मामी ना ऐसे पूरी सब्जी के साथ अचार बढ़ाती है। तो मैंने कहा एक लाइन मुझे दे दे कि मन्नू कहता है कि अचार मैं नहीं खाता, और वो मामी बोलती है कि डॉक्टर साहब कानपुर का अचार कोई मना करता है, और ये चलती फिरती अचार तुम्हारे साथ जा रही है, इसका क्या करोगे? तो बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा मुझे लीड मिल जाएगा। ओके। तो वहाँ पे फिर वो आता है सदर के
सोनार का। हाँ, सदर के सोनार का। तो पहले वो दूसरा अंतरा था। अच्छा। हाँ, उसको बाद में ये पहला अंतरा गया। किया गया कि अंबिया, इलायची, दालचीनी और केसर सुखाएगी तन्नू करोलबाग के छत पर, फिर पोस्ता पिसेगा, कलौंजी कुटेगी, मर्तवान से अफवाह उठेगी। अब यहाँ पे ना गुलजार साहब है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। गुलजार साहब साथिया में गाना लिखते हैं, अब की जो सावन आएगा नन्ना मुन्ना लल्ला लइयो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली की एक उम्मीद है। अब वो लिख चुके थे इस तरह का, तो मैं वही तो नहीं लिखता। बिल्कुल, तो बदल तो के मुझे वहां से कहीं ना कहीं वो लगा, इंस्पिरेशन आया कि यार ये फैमिली वाले क्या बात कर सकते हैं, तो उम्मीद की बात कर सकते हैं। गिव मी द गुड न्यूज, जैसे ही शादी होगी उसके बाद की गुड न्यूज दो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर है कि मर्तबान से अफवाह उठेगी। वाह वाह। कि उत्तर भारत में छतों पे जब मर्तबान सूखता है और वो कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रही होती है महिलाएं, वो ना अचार खाती। हाँ। तो वो अगर कोई इसको अचार खाते देख ले तो मोहल्ले में छतों पे ये बात फैल जाएगी। मर्तबान से अफवाह उठेगी, पतंग पीछे बच्चे जवाएंगे छत पर, वाह। तन्नू की सारी बरनी जाएंगे चटकर, तब मन्नू भैया क्या करिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा। तो इस तरीके से ये गाना हुआ। पहले एक काम करते हैं, मन्नू भैया। राज, मन्नू भैया बहुत अलग तरह का गाना है, क्योंकि एक तरह से वो एक पूरी लिस्ट ऑफ थिंग्स है जी, जिसमें दुनिया भर की चीजों की लिस्ट आती है और वो बहुत कनपुरिया भाषा वहां पर आती है। ये नहीं कहा गया कि ये गाना बड़ा कठिन बना है या ये क्या है? जब मैंने ये गाना आनंद जी के पास में ले गया तो मुझे याद है आनंद जी उस कमरे में थे, हिमांशु था। हिमांशु को मैंने सुनाया था पहले, हिमांशु ने कहा अच्छा है। वो कभी बहुत रिएक्ट नहीं करता उस तरीके, उसने कहा अच्छा है, अच्छा है। आनंद जी के पास ले गया तो मुझे तो ये थोड़ी पता था, मुझे तो डमी लिरिक्स लिख रहा था। तो आनंद जी को सुनाया मैंने, ऐसे सदर के सोनार का 16 आना सोना, जलेगा गलेगा ढलेगा जब ये सोना, तन्नू के चांद धुले पैरों में गिरकर, बिब्बो के टेसू रंगे पैरों में पड़कर, दिल्ली की गलियों में चलेगा जब सोना, पड़ोसन के कानों में फलेगा जब सोना, तब मन्नू भैया का, तब मन्नू भैया क्या करी है। तो आनंद जी ने सुना और पूरा एंड तक सुनाया एकदम। हाँ। जब कुतुब से भी ऊपर जाए कानपुर की पतंग, तब मन्नू भैया का करे, तमाम चीजें इस तरह से। तो चुप हो गए और उनका ग्लास हाथ उसके तरफ गया। मैंने कहा अरे यार फिर बेइज्जती। मुझे लगा कि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया है और वो एकदम ही, मैंने बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया। तो फिर अचानक पानी पिया उन्होंने और उठे वो, और उनकी आंखें एकदम भरी हुई थी, डबडबाए हुए, और उन्होंने उठ के गले लगाया मुझे। बोले यार ये तुमने गजब कर दिया यार, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है। ये क्या बात, ये तो डमी नहीं है, ये तो फिल्म का गाना है, हमारे फिल्म में रहेगा ये गाना। वाह वाह वाह। और इस तरह से राजशेखर गीतकार बन गए, और इस तरीके से गीतकार बन गए। क्या बात है। लेकिन एक कॉपी पर एक तरफ मन्नू भैया लिखा जा रहा था, दूसरी तरफ रंगरेज लिखा जा रहा था, जो एक बहुत बड़ा गाना बनने वाला था। रंगरेज भी उसी दिन लिखा, उसी शाम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इल्हाम। बिल्कुल वही था। मुझे आज के दिन लगता है कि मैं नहीं लिख सकता। क्या बात है। हाँ, मुझे लगता है कि उस वक्त पता नहीं वो कैफियत। हाँ, कोई कैफियत थी, बिल्कुल यही कह सकता हूँ मैं। तो पहले मैंने उनको ये सुनाया था, रंगरेज सुना। ओ रंगरेज मेरे, रंगरेज कौन से पानी में तूने ये कौन सा रंग घोला है, ये सुनाया उनको। और जब वो लाइन आती है कि रंगरेज मेरे दो घर क्यों रहे, एक ही रंग में दोनों घर रंग दे, वाह। तो वो अचानक से एकदम, तभी मैं देख रहा था कि आनंद जी एकदम इमोशनल हो रहे। हाँ, और फिर उन्होंने कहा यार तुमने तो गजब कर दिया, तुमने तो ये दोनों गाने मेरे फिल्म में रहेंगे। वाह। ये कैसा लगा था आपको उस वक्त? मुझे तो यूनुस भाई तभी सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कि चलो असिस्टेंट डायरेक्टर के काम से शायद अब मुझे छुट्टी मिल जाएगी। एक काम नहीं लगता है ना कि आपको आप किसी काम के नहीं है। तो मुझे उस वक्त ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। मुझे लगा था कि हाँ, अ जॉब वेल डन, मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब ठीक है, मुझे जो काम दिया गया था मैंने ठीक से कर लिया, बस इतनी सी खुशी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ अरे वाह क्या हो गया। तो आनंद जी ने कहा ये दोनों गाने मेरी फिल्म में रहेंगे, अगर फिल्म बनेगी तो ये गाने रहेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद भी मैं असिस्टेंट की तरह मैं कास्टिंग कर रहा था उस फिल्म पे। तो कास्टिंग में तो काम करता ही रहा, ऑडिशन लेना, एक्टर्स को ब्रीफ करना, ये सारा कर रहा था मैं, साथ में गाने भी लिख रहा था। फिर आनंद जी का कभी ख्याल आता था, अच्छा सुन, जहाँ पे वो लड़कियां देखने जा रहा है और ये हो रहा है, उसके लिए कुछ मुझे ठुमरी जैसा कुछ देना, 2-3 लाइन दे दे बस, वो रंगरेज इतना लंबा मत लिखियो। तो वहाँ पे फिर वो आया कि
पिया न रहे मन बसिया। वाह। वो दो लाइन करके आया। फिर एक बार उन्होंने कहा कि यार उसका ना कुछ आगे का कुछ ऐसे है, एक जगह वो जब कार से जा रहा है उदास है उस जगह पे, तो वहाँ पे कुछ और उसको आगे बढ़ा सकते हैं कुछ क्या। तो वहाँ फिर असवन संग मोरा बह गया कजरा, उतरी मेहंदी सूखा गजरा, मन वसंत को पतझड़ कर वो ले गया रंग, रंग रसिया सखी रे पिया न रहे मन बसिया। तो ऐसे एक एक करके चीजें जोड़ती चली गई। और फिर आया एक कठिन गाना। वो कौन सा था? वो गाना था यूं ही। समझ गया था मैं। वो कठिन इसलिए था कि मैं कास्टिंग के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स बचे हुए थे और पैसा जो था वो कास्टिंग डायरेक्टर को मिल रहा था, मतलब एज एन असिस्टेंट राजशेखर को मिल रहा था, ना कि लिरिसिस्ट राजशेखर को। तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं ये काम खत्म करूं। तो ये अचानक से कुछ किरदार आए, कुछ नए कैरेक्टर भी जुड़ रहे थे। और जैसे वो दीपक डोबरियाल ने जो रोल किया पप्पी भैया, अब उसके लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, डेट का कुछ वो हो रहा है, बहुत सरदर्दी थी। तो मैंने कहा कि यार गाना वाना होता रहेगा, अभी पहले ये कर लेता हूँ अपना जिस चीज से पैसा आ रहा है। अब उधर एक बहुत दिलचस्प बात मैं बताना भूल गया कि इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं कृष्णा, वो इत्तफाकन देखिए कि मैं एक दोस्त से मिलने गया था और उसने कहा कि मेरा एक और दोस्त आ रहा है जो कि बंगाली है और हिंदी में गाना लिखा है उसने, तो उसका ग्रामर थोड़ा सा वो है, तुम ठीक कर दो उसको। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मिला तो बहुत फिल्म, मैंने कहा नहीं पर ये फिल्म बनेगी और 2 गाने तो मेरे पक्का हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो एक काम करो वो 2 गाने मुझे दे दो तुम, मैं गाने बनाता हूँ। मैंने कहा मैं कैसे दे दूंगा, वो तो डायरेक्टर देगा। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि नहीं तुम दे सकते हो उसको, कोई बात नहीं। तो हम लोग जहाँ पे मिले थे वहीं पे उसने वो टिश्यू पेपर पे ही वो गाना लिखा उसने कृष्ण ने, और वो लेके गया। मैंने मुखड़ा दिया था रंगरेज का और मन्नू भैया का उसको। 3 दिन बाद उसका कॉल आया कि ये सुनना जरा, और उसने सुनाया रंगरेज मेरे और मन्नू भैया। उसी ने वो सदर के सोनार का वो पहले कर दिया था, उसने कहा कि ये ऐसे अच्छा जा रहा है। तो अब मैंने हिमांशु को सुनाया, मैंने कहा हिमांशु ये सुन। हिमांशु कह रहा यार अच्छा लग रहा है ये। मैंने कहा अब आनंद जी को कौन कहेगा, हम उनको कैसे बताएं कि हमने गाना किसी को दे दिया है। आनंद जी के पिताजी की तबीयत खराब थी, वो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल जुहू में थे। जब भी क्रिटिक केयर में तबीयत ठीक होने लगी थी और वो खुश थे, तो हमें ये पता था क्रिटिक केयर जब वो जाएंगे तो जुहू में वो जो मिठाई की दुकान है वहाँ जरूर जाएंगे वो। तो हम एक दिन क्रिटिक केयर उनसे मिलने पहुंचे, हमें पता था कि शाम में 7 बजे ये लौटेंगे। तो क्रिटिक केयर हॉस्पिटल से हम लोग निकले, हमें पता था कि मिठाई उठाई खाएंगे, इनका मूड एकदम ठीक रहेगा। उनका जो ड्राइवर था उनको हमने पहले से सेट कर लिया था, हमने उसको सीडी दे दी थी जो तैयार गानों की। हाँ, उसमें सिर्फ मुखड़े थे। हमने कृष्णा कहा था कि 1 बार 2 गाना और 1 बार 2 गाना इस तरह करके दे दे, मुखड़ा बस। हमने उनके ड्राइवर को नीचे सीडी देती, मैंने कहा सुनो ये साहब ने दी है और ये तुम लगा के रखना, ठीक है। जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे अभी मत चलाना, जब हम लोग मिठाई खा, वो तो अभी चला देते भैया, अभी मत चला, जब हम लोग मिठाई खा के निकलेंगे तब ये चला। अच्छा। और उसने सीडी लगा दी, ठीक है। अब मिठाई खा के तो तुम दे दोगे, जब मैंने क्या लिखा नहीं था। और कृष्णा मेरे घर के पास में ही रहता था, तो जब भी अगर मैं नहीं लिखूं घर पहुंच जाए। तो मैं एक दिन चला गया मरीन ड्राइव, मुझे लगा वहाँ जाके दिमाग कुछ खुलेगा, ऐसे बैठूंगा समंदर किनारे, ये वो कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अपना फोन कर लिया बंद कि रात में 10-10 बजे तक वो सो जाएगा, उसके बाद जाऊंगा। अपना फोन ऑन कर, ऑन जैसे ही फोन किया उसका फोन आ गया। कहता है कि यार तो लिखा गाना, कहता है यार नहीं आ रहा है कुछ। कहता नहीं आ रहा है, ऐसे तो बोलने को तुमको बोला जाए तो 1 घंटा बोल दोगे कि क्या सोच रहा है यहाँ पे हीरो, लिखा नहीं जा रहा है तुमको कुछ। हमने कहा अरे यार कैसे लिख दूं, एवे लिख दूं, यूं ही लिख दूं। तो बोला अरे जैसे लिख रहा है यूं ही लिखना है, एवे लिखना है, जो लिखना है लिख दे, मगर लिख दे, आज रात दे दे। फिर मुझे लगा कि यार इस किरदार की तो यही बात है कि ये मन में बहुत कुछ है, बोल नहीं पा रहा है। तो फिर वहां से आया वो यूं ही, इस तरीके से, और इस तरीके से यूं ही आ गया। यहाँ यूं ही गाना सुनते हैं, इसके बाद मुझे रंगरेज की कहानी सुननी है। एक बहुत बड़ा गाना बना, तनुवेट्स मनु के गानों ने एक तरह से एक नई धारा शुरू की, क्योंकि एक नया मुहावरा था आपके गानों का। वडाली ब्रदर्स के साथ जब मुलाकात हुई वो कैसा दिन था? इस गाने के बारे में पहले हम लोग बहुत दिनों तक परेशान थे कि कौन गाएंगे, क्योंकि गाने में सूफियों के आंगन से बहुत सारे शब्द आए थे, बहुत सारे मुहावरे उनके यहाँ थे। मैंने पहले भी कहा कि बाबा फरीद और खुसरो, जायसी, इन सब का आशीर्वाद है इस गाने में, मैं यही कहूंगा।
बिल्कुल। तो आवाज एक ऐसी चाहिए थी जिसकी बात कहीं पहुंचे, जिसमें वो बात हो। तो मैं बदाली बंधुओं का बहुत मुरीद रहा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी आवाज। तो मैंने कहा कि इनसे करते हैं ये। तो कृष्णा ने चेक किया उनके गाने का कि स्केल वगैरह क्या है, मतलब उनके लिए कंफर्टेबल स्केल है कि नहीं है। तो वो था। अब बात आई समझाने की प्रोड्यूसर, क्योंकि बहुत छोटे बजट में बनी हुई फिल्म थी। एक तरीके से ये वो जमाना था जबकि छोटे शहरों की फिल्में थी नहीं इतनी, ज्यादातर अर्बन चमक दमक वाली फिल्म थी। ये एकदम बदेश देसी गली कूचे की कहानी थी। तो बहुत सारा रिस्क पे था, मतलब उस श्रृंखला की मैं कहूँगा शुरुआती फिल्मों में से थी, एक मानी जा सकती है। बिल्कुल। और इससे पहले बड़ाली बंधुओं ने फिल्मी गाना नहीं गाया था। एक गाना गाया था उन्होंने अश्विनी चौधरी जी की फिल्म में धूप में, पर वो उनका अपना ही कॉम्पोजिशन था और जो कि वो गाते रहे हैं। तो जब मैंने ये नाम सुझाया तो बहुत इस पे वो आया कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, हम कोई ऐसे सिंगर ले जो कि बॉम्बे में रहते हैं, जिनका गाना चल रहा है, ये सारी चीजें। मैं काफी जिद पे अड़ा था कि यार ट्राई करते हैं, पर वो ट्राई बहुत महंगा था एक तरीके से, और वो नाजायज बात नहीं कर रहे थे प्रोड्यूसर कि हम नहीं रिस्क ले सकते ये। तो मैंने एक समय में कहा कि यार मेरे पैसे में से काट लेना। तो उन्होंने मजाक में कहा तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? तो खैर आनंद जी को समझ में आई बात, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। अभी उनको जब हमने अप्रोच किया किसी तरीके से तो उन्होंने कहा कि बेटे लफज भेज दे। तो मैंने कहा जी। बोला इस उम्र में अब क्या गवा लोगे, हमें लफज भेज दो ताकि हम देख लें हमारे लायक है गाना कि नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हमने भेजा उनको। तो कृष्णा की आवाज में वो सीडी गई उनके पास, उन्होंने कहा लफज ठीक है, धुन भी ठीक है, गा देंगे, चलो जी कोई नहीं। ठीक है, 1 महीने बाद की डेट मिली, हमारे जिंदगी की पहली रिकॉर्डिंग। हमने कहा अच्छे से करते हैं। मुंबई का जो सबसे बड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है हमने वहाँ पे बुक करा। 1 दिन पहले ये लोग आए अमृतसर से और हम इनको लेने गए एयरपोर्ट। दोनों भाई आए, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है लफज दे दो। मैंने कहा भेजे तो थे। अच्छा मैंने लिख के ले गया था, मैं देवनागरी में लिखता हूँ, दिया उनको। तो कहते ये क्या है? कहते जी यही लिरिक्स है। ये हमें तो ये पढ़ना आता ही नहीं है, हम तो गुरमुखी जानते हैं बस। अरे बाप रे। अब रात में बम्बई में मैं किसको ढूंढूं जो गुरमुखी में लिख के दे। तो हमने उनके मैनेजर को फोन पे लिखाया सब कुछ, तो उन्होंने भेजा वो, उसका हमने यहाँ प्रिंट आउट निकाला। तो रात में तो किसी तरह काम हो गया। सुबह में जब स्टूडियो पहुंचे तो उनको दिया, बोला हाँ ठीक है ये पढ़ सकते हैं। दोनों इतने प्यारे, तो उन्होंने कभी अलग नहीं गाया। रिकॉर्डिंग का मामला अलग होता है, दोनों की अलग माइकिंग होती है, सब कुछ होता है। तो हमने एक को बिठाया बाहर और एक को अंदर। हमने कहा एक का पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद तो गा ही नहीं पाए क्योंकि दोनों साथ में गाते हैं और एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए जो एक एप्रिसिएशन है वो ढूंढ रहे थे। वो कहीं यहाँ पे था नहीं। उन्होंने कहा बेटा जी नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा मतलब हो ही नहीं रहा है, गा ही नहीं पा रहे। तो फिर हमने कहा कि इनको वो लगाओ दरी। अच्छा मतलब पूरा इंतजाम पूरा हाँ बदला गया। उस पे दोनों भाई बैठे और दोनों भाई बैठ के उन्होंने फिर गाना शुरू किया साथ में बैठे। तो हमने कहा कि साथ में गा नहीं सकते थे, फिर भी कहीं कहीं गाने में ना वो रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को। जब एक आलाप ले रहा है दूसरा भी आलाप ले रहा है उस वक्त में, तो उन्होंने तान लिया और यूं हाथ मारा। मेरे ख्याल से 13-14 घंटे तक वो गाते रहे लगातार। बाप रे। तब जाके ये गाना फाइनल हुआ। और गाने के बीच में हमने पूछा कुछ खाओगे? बोला नहीं कुछ नहीं, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक नहीं। तो बहुत ही भोले लोग, बहुत ही प्यारे। जब हम अगली सुबह उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हाँ जी कैसी रही रिकॉर्डिंग? बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या प्यारी बात। अब ये गाना सुनते हैं। रंगज मनु रिलीज हो गई और तनु वेड्स मनु ने बतौर गीतकार आपकी एक मुकम्मल पहचान तैयार की। आगे का सफर आसान था या दुश्वार था? बहुत मुश्किल। तनु वेड्स मनु के रिलीज होने के बाद मेरे पास लगभग 3 सालों तक कुछ काम नहीं था। और आप क्या करते रहे इस दौरान? शुरुआत में तो इंतजार करते रहे कि कहीं से कुछ बुलावा आएगा। बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में जाते रहे, तालियां बटोरते रहे, मेल पे तारीफों के जवाब देते रहे, ट्विटर पे थैंक यू बोलते रहे लोगों को। लेकिन काम नहीं आ रहा था। मगर काम नहीं आ रहा था, कुछ नहीं था। गांव गए, गांव में वहाँ के लड़कों ने मतलब उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अपना कोई ऐसा कर रहा है। पर यकीन मानिए मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उन सब लोगों को एक साथ में बहुत अच्छी जगह कहीं खिला सकता था। और कहीं कुछ
कुछ काम नहीं था। पता नहीं, एक दो फिल्में बीच में आई थी जिसमें कुछ एक गाने लिखे थे, कोई किसी में प्रोड्यूसर चला गया, कोई फिल्म रुक गई, कोई में पैसा नहीं मिला, बट मुश्किल वक्त था। और बॉम्बे में सरवाइव करने के लिए फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं इंतजार कर सकते। फिर मैं टेलीविजन ना होता तो मैं शायद नहीं रुक पाता अभी तक। किसी भी अवार्ड फंक्शन वगैरह में कुछ नॉमिनेशन वगैरह कहीं कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर तनु इट्स मनु रिटर्न्स की तैयारी शुरू हुई। तब तक आनंद जी रांझना बना चुके थे। इस बीच में एक फिल्म की थी जिसमें एक गाना लिखा था, इसक नाम की फिल्म थी, एन्ने उन्ने गाना था उसमें, वो किया था। और उसके बाद फिर तनु इट्स मनु रिटर्न्स ही कहूंगा मैं, जो कि उस तरीके से फिर से काम किया, पूरा एल्बम एक तरीके से किया। और बड़ी चुनौती थी क्योंकि तनु वेड्स मनु बहुत लोकप्रिय हो गई थी, और जाहिर है कि जब तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आ रही थी तो ये गाने भी आपके लिए चुनौती थे, और बीच का दौर बड़ा मुश्किल दौर रहा था। तो बेमिसाल गाने आपने इस फिल्म के लिए लिखे, चाहे वो मेरा ख्याल है कि घनी बावरी हो या वो अंग्रेजी वाला गाना हो, ओल्ड स्कूल गर्ल, आई एम ओल्ड स्कूल गर्ल, ओ साथी रे, कमाल का गाना, ओ साथी में। इन गानों की बात करिए। घनी बावरी सबसे पहला गाना था जो लिखा था, सबसे कम वक्त में लिखा हुआ गाना है, लगभग 2-2.5 घंटे में लिखा हुआ गाना था। और उसमें आनंद जी ने कहा था कि यार इतने साल से तुम लोगों का कुछ काम नहीं आ रहा है, पता नहीं तुम लोग अभी आर यू रेडी टू डू द नेक्स्ट फिल्म और नॉट, मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। और तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा था कि एक गाना करके दिखाओ। तुमने कहा सबसे मुश्किल सिचुएशन कौन सा, यही है, ठीक है इसी पे करते हैं। तो इसमें भी पहले मैं लिख रहा था, मैंने लिखा गाना, डेडलाइन कब का बीत चुका था। कृष्णा ने कहा कि अगर आज नहीं दोगे तो आज मैं खुद लिखूंगा गाना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद लिखता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ये फायदा था कि बहुत सारे हरियाणा के दोस्त थे, और मैंने गाना लिखा। फिर रात में 12 बजे गाना लिखना खत्म हुआ तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, उसने नहीं उठाया, तो मैंने उनकी वाइफ को कॉल किया। तो वो घबरा गई कि अरे कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, क्या हो गया ये वो। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। बोले किस लिए कॉल किया फिर आपने इतनी रात में? मैंने कहा एक गाना लिखा है। मैंने कहा हाँ, उसका ग्रामर जरा चेक कर दीजिए। आधी रात को? हाँ बताइए। मैंने नींद से जगा के उनको अपना गाना सुनाया। वाह वाह वाह। उन्होंने कुछ सजेशन दिए जो कि मैंने नहीं माना। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बहुत हाइपर लोकल हो जाता वो, मतलब एकदम, फिर वो बाकी हिंदुस्तान को समझ में नहीं आता। जैसे रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भागी थारे वास्ते, तो वो कह रहे थे कि रोज सवेरे नीम अंधेरे घर से भाजी थारे वास्ते। मैंने कहा वो नहीं आएगा, बॉम्बे में लोग समझेंगे भाजी, तो मैंने कहा रहने देते हैं उतना। इस गाने में भी जो टोन जो है ना वो हरियाणवी है, वैसे तो हिंदी ही है एक तरीके से। जो न करना था कर गई के जगह पे मैंने उसको कर दिया, जो न करना था कर गई, मैं गई कित जाके मर गई। तो ये हुआ। फिर ओल्ड स्कूल गर्ल एक गाना था जिसमें, पहले ये गाना सुन लेते हैं। घनी बावरी गर्ल तो अंग्रेजी गाना है जी, ये कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आते समय बहुत सारे अंग्रेजी के गाने सुने थे। हाँ। मुझे जिंदगी में जितनी अंग्रेजी आती थी वो सारा इस गाने में मैंने डाल दिया। मैंने जब हिमांशु ने कहा कि फिल्म में एक अंग्रेजी गाना है तो हमने कहा कि ये तो लगता है कोई और लिखेगा फिर। तो मैंने आनंद जी को कहा, आनंद जी कह रहे वो गाना। मैंने कहा सर मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ इतना। तो बोला नहीं, ये जो दत्तों का किरदार है वो भी नहीं जानती है, इसलिए तुम सही राइटर हो, इसके जो जानते हो उतना लिख दो। फिल्म में उसका डायलॉग भी है, ये 2 लाइन सुनाती है और मन्नू से पूछती एक्सेंट तो ना आ रहा, तो कहता है आ रहा है, तो अमेरिकन। तो उस गाने का 2 वर्जन है, एक जो है एकदम ठेठ हरियाणवी स्टाइल में, उसका अरेंजमेंट भी अलग है, प्रोग्रामिंग भी अलग है। दूसरा जो है थोड़ा सा वो वेस्टर्न तरीके का है, लेकिन ज्यादा लोकप्रिय हरियाणवी वाला वो। हाँ, वो फिल्म में देखेंगे ना तो हरियाणवी चलता रहता है, जहाँ पे बात सीरियस हो जाती है ना वहाँ पे अगली लाइन से वो वेस्टर्न हो जाता है। वो बहुत अच्छा, हेमल कोठारी जो एडिटर है उसने बहुत अच्छे से उसको यूज किया उस गाने को। तो जितनी अंग्रेजी आती थी सब उस गाने में डाल दी। अब अंग्रेजी गाना लिखने के लिए मुझे सीखनी होगी। राज, तनु वेड्स मनु के गानों की बात हो रही है और इस फिल्म का जो सबसे खूबसूरत गाना है वो सोनू निगम वाला है, ओ साथी मेरे। ओ साथी मेरे जी, इस गाने के बारे में ये एक अकेला गाना है जो कि मैंने धुन पे लिखी है। अच्छा। और इसका जो मीटर है वो बहुत अलग है, बहुत बड़ा स्केल का, क्या कहना चाहिए उसको, बहुत बड़े रदीफ का गाना है जी, कहना चाहिए। वो कहेंगे कि आप बड़ी बहर का है। दरअसल बड़ी बहर का भी नहीं, अनयूजुअल है, अचानक बीच में छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है। हाँ। वो अनकन्वेंशनल है और इसलिए बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा वक्त लगा मुझे लिखने में। इसकी धुन पहले बनाई थी, धुन भी नहीं बनाई थी। इस गाने का नाम हम लोग रफली बोलते थे लव एंड प्रेयर। ओके।
इस गाने को अरेंज किया था और प्रोड्यूस किया था इसको प्रीतेश मेहता ने। प्रीतेश नहीं रहे हमारे बीच और बहुत कमाल के आर्टिस्ट। जो एक स्केल है गाने में वो बहुत ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। मुझे लगता था कि मैं इस गाने में दब रहा हूँ कहीं पे। मैं एकदम सही बात बता रहा हूँ, इस गाने को सुनते हुए मुझे ना एक किसी दरगाह, किसी बहुत ही पवित्र जगह की खुशबू आती थी। मुझे लगता था कि मेरे शब्द इस गाने को छू के गंदा कर देंगे। अरे गजब। मुझे लगता था कि इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए और इसीलिए मैं जूझ रहा था अपने आप से बहुत। मैं लिखता था और मुझे लगता था कि नहीं, इसमें मैं बेईमानी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए बहुत लंबा खिंच गया ये गाना। मुझसे नाराज भी हो गए इसमें आनंद जी, कृष्णा, सब लोग। और मैं ये बात किसी को बहाना लग सकती, मतलब झूठी बात लग सकती है, पर ये असल में मैं इस कश्मकश से गुजर रहा था। मुझे लग रहा था कि एक इसकी पाकीज़गी खत्म नहीं हो जाए, इसकी पवित्रता पे कहीं मुझे चमत्कार नहीं पैदा करना है, मुझे इसमें समर्पण करना है। और बहुत वक्त के बाद वो शब्द बैठ पाए, मिल पाए किसी तरीके से। मुझे लगता है कि वो अब ठीक है, मैं जैसा जितना कर सकता था मैंने किया। उसका एक बहुत ये रहा कि गाना बहुत देर से हुआ और इस कारण से गाना फिल्म में शूट नहीं हो पाया ठीक से। अच्छा, शूट नहीं हुआ, इस कारण से बैकग्राउंड की तरह एक जगह पे यूज किया गया। बट इस गाने को टाइम पे नहीं लिख पाने का एक दुख मुझे हमेशा रहेगा। पर आनंद जी ने कहा है कि कभी किसी दूसरी फिल्म में ये गाना, वो खुद कहते हैं कि मेरा ये एक चैप्टर है जो कि बंद नहीं हुआ है उस फिल्म से। इस गाने को उसका हक ठीक से नहीं मिला है। ये जाने माने गीतकार राजशेखर से आपके इस दोस्त यूनुस खान की ये बातचीत अभी आपने सुनी। ये था दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और मनीष चंद्र वैश्य और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।